Hello everyone, myself Vishnudev Tiwari, Center Director, आकाश इंस्टीट्यूट वाराणसी। आज मैं आप सभी के साथ हमारे दो जेम्स ये कहें वाराणसी में एक नाम जो आप सभी ने नेशनल लेवल पे लाइमलाइट में सुना है, अक्षत कौशिक। 2019 में इन्होंने एक ऐसा अचीवमेंट्स दिया था जो अपने आप में न सिर्फ बनारस के लिए, पूरे यूपी के लिए और पूरे देश में एक मिसाल बनी थी। और साथ ही इस साल 2020 के वाराणसी के नीट के टॉप स्कोरर जिनके 690 आउट ऑफ 720 आए हैं, अनस नसीम, इन दोनों के साथ एक जनरल इंटरैक्टिव सेशन हम लेके आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस इन दोनों को कर रहा हूँ। हमारे ठीक बगल में अक्षत कौशिक 2019 ऑल इंडिया नीट में थर्ड रैंक, एम्स में भी ऑल इंडिया थर्ड रैंक, और सबसे बड़ी चीज KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, इस प्रेस्टिजियस एग्जाम्स में पूरे देश में टॉप किया था फर्स्ट रैंक के साथ। यहाँ मैं एक चीज और अचीवमेंट शेयर करना चाहूंगा। जैसे इस बार भी कुछ डिस्कशन चल रहे हैं नीट 2020 में, दो बच्चों के बराबर नंबर हैं, 720 नंबर शोएब आफ्ताब के और आकांक्षा जो आकाश के ही स्टूडेंट्स है। आकांक्षा कुशीनगर की रहने वाली, उसके भी 720 में 720 नंबर हैं। अगर बराबर नंबर होते हैं तो जिसकी एज कम होती है उसकी रैंक कम होती है, एज बड़ी होने की वजह से उसको प्रेफरेंस मिलता है। अक्षत के साथ भी लास्ट ईयर कुछ ऐसा ही था, 700 नंबर पे इनका टाई हुआ था और इनकी भाविक बंसल और अक्षत कौशिक दोनों के नीट 2019 में 2019 में बराबर नंबर थे। और भाविक की सेकेंड रैंक और अक्षत की थर्ड रैंक, क्योंकि भाविक की जुलाई बॉर्न है और अक्षत अभी रिसेंटली 10 अक्टूबर इनका बर्थडे था, अक्टूबर बॉर्न वजह से इनकी एज कम रही और ये थर्ड रैंक रही। साथ ही आश्चर्य तो तब हुआ जब एम्स जैसा प्रेस्टिजियस एग्जाम, जो कि लास्ट टाइम बस एम्स हुआ, इस बात से आप सभी को पता है कि अब एम्स नहीं हो रहा है, और उस एम्स एग्जाम्स में भी 3 बच्चों के इक्वल नंबर आ गए थे और परसेंटाइल भी एक होना और इक्वल परसेंटेज की वजह से फिर एज फैक्टर डिसाइड करता है। और इस बार फिर से अक्षत कौशिक की बराबर रैंक नंबर होने के बावजूद ऑल इंडिया थर्ड रैंक आती है। तो मैं सबसे पहले अक्षत से जानना चाहता हूं कि 2019 में जब ये चीजें आई और अभी 2020 में सुन रहे हैं तो इनका क्या रिएक्शंस है, बताओ अक्षत। ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली मेरिट बेस्ड कंपटीशन होता है एग्जाम जो नीट है अपना, एंड भाविक और मैं पहले से भी एक दूसरे से थोड़े दोस्त थे अच्छे, तो कभी ऐसे कंपटीशन से देखा ही नहीं था। हम दोनों ने एक दूसरे की मदद करते करते पढ़ाई करते करते हम लोग काफ़ी अच्छी रैंक ले आए, बट एकदम अंत में वो सेकंड आ गया जस्ट बिकॉज उसकी एज आता है। लगता है कि थोड़ा अनफेयर है बिकॉज एज के बेसिस पे आप किसी भी मेरिट को डिसाइड नहीं कर सकते हो, चाहे कैसा भी एग्जाम हो। बट वो प्री बेस्ड रूल्स है, इसलिए बुरा तो लगता है बट इसका कुछ कर नहीं सकते। एंड मेरे टाइम तो सिर्फ सेकंड और थर्ड रैंक में था। इस बार मेरा ये मानना है 2020 में शायद और भी ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम हुई है। सेकंड और थर्ड रैंक में जितना फ़र्क होता है उससे कई ज़्यादा फ़र्क फर्स्ट और सेकंड रैंक में होता है, और इस बार तो वही प्रॉब्लम हुई है। तो आकांक्षा जो मेरी जूनियर बनेगी उसका दुख भी मैं समझ सकता हूँ। एंड ऑल्दो ये प्रैक्टिस थोड़ी सी अनफेयर है, आई बिलीव कि किसी के मार्क्स हर सब्जेक्ट में भी, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी सेम है, उसके बाद भी कोई ना कोई बेटर तरीका हो सकता है इस चीज़ को सुलझाने का। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बराबर नंबर हो तो जिसकी एज कम है उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उसको या तो इक्वल रैंक हो जाए तो बेहतर है, वरना एज कम वाले को प्रोत्साहन मिले, ये तो एक अच्छा हमारा कल्चर होगा और नई चीजें आएंगी। खैर चलो, आप बताओ अनस, 2020 का जो रिजल्ट रहा, आपके 690 मार्क्स आया 720 में, पिछले बार तो बहुत अच्छी रैंक्स थी, लेकिन इस बार में आपको कैसा लगा कि ये आइडिया तो आ गया था लेकिन जो रैंक आई उस हिसाब से आपको कैसा लगा? रैंक मेरी बहुत अच्छी नहीं थी जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। आई वाज थिंकिंग कि टॉप 20 टॉप 30 में तो रैंक बन सकती है, लेकिन क्योंकि इस बार पेपर काफ़ी ज़्यादा आसान था, आसान से ज़्यादा ये कह सकते हैं पेपर काफ़ी लीनियंट था, डायरेक्ट NCERT लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आ रहे थे, ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं था। इस वजह से रैंक इन्फ्लेशन हुआ और काफ़ी मेरी रैंक पीछे चली गई। और ये मैं यही फ्यूचर एस्पायर्स को कहना चाहता हूँ कि अब से आपका फोकस NCERT पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितना
आपको पेपर देने के बाद रियलाइज होता है कि एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा अनस, मैं इसी में अगर एक पॉइंट जोड़ूं कि अगर हम पेपर एनालिसिस करें 2019 की, अक्षर थोड़ा सा बताएंगे, और 2020 का जो नीट का पेपर है तो क्या है, पहले आप अक्षर 2019 का जो नीट का पेपर था कैसा ओवरऑल था उसका? जैसे पिछले 15 साल से अगर हम नीट के पेपर के पैटर्न को एनालाइज करें तो वो मोर एंड मोर एनसीईआरटी से आ रहा है। पहले जब मैं 11th में कोचिंग स्टार्ट किया था तो मेरे को सुनने में आता था अपने टीचर से, और मैं खुद भी जब पेपर्स लगाया तो ऐसा लगता था 85% 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। जब मैंने खुद 2019 का पेपर दिया तो बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन 90 to 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही थे। एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ बायो की सबसे ज़्यादा बात कर रहा हूँ, एंड उसमें भी मेरे टाइम पे 2019 में 2 से 4 थोड़े कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे जिसके एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते थे या बहुत छोटा छोटा डिफरेंस था। तो उसकी वजह से मैं मानता हूँ कि फिर भी रैंक का उतना इन्फ्लेशन नहीं हुआ, जो कि आई बिलीव इस साल शायद वो भी नहीं था। अनस तुम बताओ 2020 के पेपर के बारे में तुम्हारा क्या? 2020 में तो 100% सवाल एनसीईआरटी से थे। मैंने एक चीज अगर हम नट सेल में सेफ जोन में जाएं तो हम ये मानना चलेगा कि कम से कम भाई 90 to 95% एनसीईआरटी होता ही है, और अगर हम उस पे अभी 2020 का आसान भी पेपर रहा तो ये सारी चीजें थी। एक अगला क्वेश्चन जस्ट अभी रिजल्ट्स आया 16th को, तो आप दोनों लोगों से है, इन दोनों बच्चों के बारे में एक चीज मैं कॉमन बताऊं कि अक्षत कौशिक और अनस नसीम दोनों एक ही स्कूल से हैं, डीपीएस वाराणसी से, और इन लोगों की भी जर्नी पिछले 4 सालों से, जैसे अक्षत भी 9th 10th और फिर 2 years जो सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है 11th 12th, ये हम लोगों के साथ पूरा इन्वॉल्व रहा है और वाराणसी से रेगुलर इसने पढ़ाई की है। इसी तरीके से अनस भी 9th 10th और फिर 11th 12th में, तो ये एक दूसरे को पहले से भी जानते हैं और इस तरह से रहा। तो जैसा कि रिजल्ट्स जब मैं आया तो उस दिन अक्षत के खुद ही बताएंगे कि कैसा वो रहा कि भाई अगर हम बात करें तो उस दिन जब रिजल्ट्स आया 16 को रात को 9 बज गए थे, तो क्या सरप्राइजिंग रहा, क्या कैसे रहा? रिजल्ट का तो मैं, चलो मेरे जूनियर्स का था तो मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड था कि मेरे शहर से कोई मेरे यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आई बिलीव पहले 12 अक्टूबर को रिजल्ट आने वाले थे, तो उसी दिन मैंने वीडी सर को कॉल किया और मैंने बोला कि सर क्या वो रिजल्ट आया क्या? तो मैं तो 4 दिन पहले से ही वेट कर रहा था। मेरे लिए मैं जोड़ना चाहूंगा, सरप्राइजिंग था कि अक्षत का फोन मेरे पास रात को 11 बजे आया और इसने एक ही चीज पूछा, सर अनस का क्या नंबर, क्या रैंक रही। तो मैं ये फील कर सकता हूँ कि अगर एक बच्चे से लगाव होता है कि हम ये, तो उसका हमारी क्यूरियोसिटी होती है कि भाई अगर हम एम्स दिल्ली में हैं तो हम कितने बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं और क्या चीजें हैं। अब अनस तुम बताओ, जैसे रिजल्ट्स रहा तो मैंने तो अभी अक्षत का फोन आया मेरे पास और आपके क्या रिएक्शन? ऑब्वियसली मेरा रिजल्ट था तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा ही क्यूरियस था, हाँ, लेकिन थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए रिजल्ट्स, और उतना परफॉर्म मैंने नहीं किया अच्छा। तो तुमने, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने, जैसे मैं देख भी रहा था कि आप जब 11th में जब अक्षत की परफॉर्मेंस AITS में आती थी, वाराणसी में हम लोग डिस्कस करते थे, या जब रेगुलर भी अक्षत बहुत अच्छा करता था, तो आपने ये था कि तुमसे लगे भाई तुम्हारा जस्ट जूनियर बैच है और तुम भी सेम स्कूल होने की वजह से एक माइंडसेट होता है, लेकिन सब हमें फॉलो करना है कि भाई अक्षत जैसा, क्योंकि अक्षत की यूपी की 1st रैंक, ऑल इंडिया 3rd रैंक, और ये जो भी चीज़ है इसने अपने आप में एक नया ऐसा कीर्तिमान, बनारस के लिए एक नाम आया, एक छोटे शहर का बच्चा, और इतना प्यारा अचीवमेंट्स और इस तरीके से चीज़ें रही। तो लोगों की उम्मीदें भी हर लोगों की, आपके पेरेंट्स की और जितने फ्रेंड्स हैं कॉमन, और सभी लोगों की कि नहीं अनस तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं लगा कहीं बहुत प्रेशर ने फील किया, या कैसे तुमने क्या लगा? प्रेशर काम भर का था, लेकिन मुझे लगता है वो उससे मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हुई, वरना हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। और जहाँ तक ये बात है कि अक्षत सर को तो मैं मतलब क्लास 10 क्लास 9 से, मतलब द अक्षत कौशिक को तो मैं उसी टाइम से जानता हूँ, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये सिर्फ मेरे स्कूल के लिए नहीं, वो पूरे वाराणसी के लिए वो एक आइडियल थे, वो एक इंस्पिरेशन थे, और हम सब उन्हीं की तरह ही बनना चाहते थे। बहुत बढ़िया। तो अक्षत, इसके लिए अब ये जो नंबर हैं, हालांकि ये जो अनस की रैंक है 308 है और कैटेगरी रैंक 206 है। 690 नंबर पे पिछली बार 50 के अंदर रैंक थी और एम्स डिजर्व करते थे, इस बार 690 पे ये रैंक है। मे भी इनको IMS BHU, जिसे हम पूर्वांचल का एम्स कहेंगे, ये इनको मिलेगा, और भी टॉप मोस्ट कॉलेज मिल सकते हैं, लेकिन ये इनकी प्लानिंग है कि BHU, क्योंकि अगर हम एम्स दिल्ली हमारा सपना होता है, तो अगर हम पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, बनारस से, तो हम सभी के लिए जिसको भी एम्स का दर्जा दिया जा चुका है ये मिलेगा।
तो आपको क्या ऐसे इनके बारे में मैसेज है कि किस तरीके से क्या लेना चाहिए ऐसे इस बात का जो रिजल्ट है? मेरा तो यही मानना है कि हमेशा जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये मान के जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। एंड कंसिडरिंग अनस या हम लोग सब बनारस से ही हैं, हमारे खुद के शहर में BHU जितना अच्छा मेडिकल कॉलेज है, IMS BHU, एंड अब उसको एम्स का भी दर्जा दे चुका है। एंड मैंने खुद देखा है पिछले 2 से 3 साल में कि BHU की चीज़ें कितनी बेटर हो रखी हैं। एंड BHU के डॉक्टर्स, जो कि मेरे पापा खुद BHU के प्रोडक्ट हैं, तो वहाँ के डॉक्टर्स की क्या इज्जत और तुम्हारा बड़ा भाई जो हमारा मेरा बहुत बड़ा प्यारा भाई बच्चा रहा खुद है, MBBS कर रहा है। मोहित कौशिक जो है, मैं बोलना चाहूंगा कि अक्षत जब क्लास 9th में था तो मोहित कौशिक 11th में था। उस समय हमने अपना प्री फाउंडेशन, जो फाउंडेशन 9-10th होता है, जस्ट स्टार्ट किया था। तो सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी मोहित की थी कि सर मैं तो 11th में हूँ, लेकिन मेरा जो छोटा भाई है उसको अच्छा करना है और उसको इस तरीके से करना है कि हम टॉपर ही क्रिएट करेंगे। तो हर बार उसकी ब्लेसिंग, उसका एक उसकी जो ईगरनेस होती है वो चीजें रही। और वो तो घर में जैसे बोले कि अगर हमारे फादर भी BHU से हैं और जस्ट बड़ा भाई वो भी BHU से, IMS BHU से, वो भी इस साल उसका 3रा साल होगा। तो ये चीजें हैं, तो ये तो अपने आप में बहुत एक अच्छा से कॉम्बिनेशन है। अब मैं एक जनरल क्वेश्चन अभी अक्षत और अनस दोनों से आपसे जानना चाहता हूँ कि जो भी आप, चूंकि आप सबसे ज्यादा आपने प्रूव किया है 2019 और 2020 आप जस्ट तुरंत करके आ रहे हो, जो फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगर हम नट सेल में कंक्लूड करें कि कैसा हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या तरीका होना चाहिए, या किन चीजों को हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए? पहले अक्षत आपसे जानना चाहेंगे। स्ट्रैटेजी बहुत क्लियरली ये है कि हमें पता है कि वही 3 सब्जेक्ट्स हैं और क्या क्या चैप्टर्स हैं। बाकी अगर हम लोग एग्जाम को प्रेडिक्ट करने लग जाएंगे कि इस बार एग्जाम मुश्किल होगा कि आसान होगा, तो आई बिलीव आप में से जो लोग पहले से ये सब सोच रहे होंगे या जो लोग पुरानी वीडियोस देखेंगे जाके, आप देखोगे कि आधे लोग हमेशा ये कह रहे थे 2020 के बारे में कि एम्स नहीं हो रहा है तो पेपर और मुश्किल हो जाएगा। बाकी आधे लोग कह रहे थे कि कोरोना की वजह से पेपर डिले हो रहा है इसलिए आसान हो जाएगा। दोनों बात सच हो सकती थी। एंड अंत में ज़्यादा लॉजिकल मेरे हिसाब से तो यही लग रहा था कि एम्स का पेपर नहीं हो रहा इसलिए मुश्किल होगा, बट क्या असलियत में हुआ ये सब आपके सामने है। तो मेरा ये मानना है कि फ्यूचर स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहली चीज़ जो एक एस्पिरेंट को याद रखनी चाहिए वो है कि फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करना है, और ना आप कर सकते हो। हम में से कोई भी इंसान ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि पेपर मुश्किल होगा कि आसान। तो हमें उन्हीं बेसिक्स पे ध्यान देना है जो हमारे टीचर्स, मैं खुद या यही सब कुछ आपको बताते हैं कि हमें वही NCERT फॉलो करनी है। बायो के लिए, फिजिक्स के लिए बहुत हाई लेवल पे नहीं जाना है क्योंकि ये JEE नहीं है, ये नीट है। केमिस्ट्री भी वही NCERT नहीं तो आपकी कोचिंग के पैकेज से ही पढ़नी है। आप जितने ज़्यादा बुक्स में जाओगे। अक्षत आपसे जानना चाहते हैं, जैसे ये आपको तो भाई मैं तुम बहुत करीब से देखा हूँ, पूरा पढ़ाया आपको, तो ये चीजें मैं जानना चाहता हूँ कि आकाश का जो स्टडी मटेरियल है या इवन NCERT है, क्योंकि हम लोग तो फोकस आपको बार बार समझाए हैं कि साहब इसी को आपको बेस लेके चलना, और तुमने, मुझे याद है क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम लोगों ने बहुत कराई, लेकिन कभी भी कोई कंटेंट को लेकर, सब्जेक्ट्स को लेकर आप इधर उधर डेविएट नहीं किए, और ये आपका बड़ा फोकस स्ट्रेटेजी थी। तो मैं ये सबके लिए भी जानना चाहता हूँ कि ये चीज जरूर, कि जो भी चाहते हैं कि अगर हम कम पढ़ें और प्रैक्टिस ज्यादा करें, तो ये स्ट्रेटेजी हम लोग कैसे फॉलो करें? तो आई थिंक इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस तो सर ने खुद ही बता दिया। मैं कभी NCERT या कोचिंग मॉड्यूल के बाहर बहुत ज़्यादा तो नहीं गया था, बट आप लोग सिर्फ मेरी बात मत मानो, आप लोग पिछले कुछ सालों के पेपर निकाल के खुद एनालाइज करो कि क्या एक भी ऐसा क्वेश्चन था जो आपके NCERT या मे बी कोचिंग के मॉड्यूल में ना हो। एंड आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि आपकी जब 720 में से 710 या 715 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं 2 टाइप की किताबों में निपट जाते हैं, तो उसका कोई फायदा ही नहीं कि आप इससे ज़्यादा जाओ। बस इन 2 चीज़ों से कंटेंट लेना एंड खूब सारे सोर्सेज, नंबर ऑफ सोर्सेज आप जितने ज़्यादा रख सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो बेटर होगा। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, आपकी प्रैक्टिस जितनी बेटर हो उतना ही अच्छा है। बट जैसा सर ने कहा, एज फार एज द कंटेंट गोज, आपकी थ्योरी, आपकी पढ़ाई NCERT एंड कोचिंग मॉड्यूल के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। मैं अनस से भी ये जानना चाहता हूँ कि जस्ट इन्होंने 2020 में इन चीज़ों को देखा है और फेस किया है, स्ट्रेटजी इनके हिसाब से क्या होनी चाहिए अगर हम 2021 की प्लान करें? मैं एकदम अक्षत भैया से एग्री करता हूँ कि आपको पहली बात फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं क्या बिलीव करता हूँ कि एक सबकॉन्शियस लेवल पर आप जो चीज़ें कर सकते हैं, हर बार आप ये नहीं कर सकते कि मैं ये सोच रहा हूँ तो ये होगा ही होगा, और हो सकता है उससे ज़्यादा अच्छा भी कुछ आपकी लाइफ में हो सके। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आप कोई भी रॉ सोर्स से आप ये मत लीजिए कि किसी ने ये बुक बता दी, ये बुक बता दी, क्योंकि बुक्स आपके पास बहुत सारी हो सकती है, मार्केट में बुक्स भरी पड़ी हैं, लेकिन
जो पैटर्न है ज़्यादातर होता जा रहा है कि आप उसको एनसीईआरटी के अराउंड ही सर्कल किया जा रहा है। तो ये हम नहीं कह सकते कि 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएंगे, लेकिन आप ये चीज़ खुद से ही देख सकते हैं। आप प्रीवियस जैसे सर ने कहा कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स करिए, उससे आपको खुद मालूम चलेगा कि कितना ज़्यादा वेटेज है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आप कोचिंग में जो आपने ज्वाइन किए है या आपको कहीं और से पेपर्स मिल रहे हैं, तो उसमें आप रेगुलरली एनालाइज करेंगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है और क्या नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। गुड गुड। एक कंटेंट मैंने बार बार क्लास में भी कोट किया है, आप दोनों लोग इस बात के विटनेस हो गए। मेरा बहुत प्यारा पेट स्टेटमेंट है कि साहब 5 डिफरेंट बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि हम एक बुक्स को 5 टाइम्स पढ़ लें। और दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैं आज फिर कहना चाहूँगा कि क्या पढ़ना है उससे कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो इन 2-3 बातों को फोकस करना ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, एक लास्ट और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कि भाई जो हमारी जर्नी रही है आकाश वाराणसी में, अभी अक्षत के साथ भी बोलना चाहूँगा कि ये जो भी है, और ये अरसे मनस के साथ भी, कि हम लोग वाराणसी में लगातार पर्टिकुलरली जब 11th-12th में आए 2 सालों में, इन 2 सालों में कुछ ऐसा इवेंट्स, कुछ ऐसा इंसिडेंट, कुछ ऐसा वाक्य रहे जो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा और आप इसे शेयर करना चाहते हो या फिर याद रहता है, मेमोरेबल रहे, कुछ ऐसा कोई पॉइंट्स, तो सबसे पहले अक्षत आप बताओ। तो कोचिंग की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पढ़ाई और किताबों से बाहर भी आपके रिजल्ट को भी अफेक्ट कर सकती हैं। तो मैं ऐसे इंसिडेंसेस ज़रूर बोलना चाहूँगा जो कि मेरा एक थ्रेशोल्ड सेट किए एंड बेंचमार्क कहते हैं ना उसे। तो एक टीचर थे मेरे बायो के एंड आई बिलीव मेरे 11th का पहला AITS था एंड उसमें मेरे 695 मार्क्स आ रहे थे। एंड बीइंग माय फर्स्ट AITS मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये नंबर बहुत अच्छे हैं, बहुत ख़राब हैं। हालांकि वो मेरे सेंटर से पूरे हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा नंबर थे, बट ये बात मेरे को उस वक्त नहीं पता था। मुझे लगा ठीक है, मैंने शायद अच्छा किया। फिर मैं जब उन बायो के सर के पास गया और मैंने उन्हें मार्क्स बताए, तो आप सोच सकते हो कि बहुत तरह के रिस्पॉन्स आ सकते थे। एक नॉर्मल टीचर को या किसी भी टीचर को अगर ऐसे नंबर सुनने में आते जो कि उस सेंटर से पहले कभी नहीं आए, तो वो ऑब्वियसली बहुत बढ़ा चढ़ा के तारीफ भी कर सकते थे। बट उन्होंने सिर्फ बोला कि ठीक नंबर है, अगली बार 700 के ऊपर लाने की कोशिश करो। एंड ना मुझे बुरा लगा बट कि अच्छा ही लगा कि हाँ ठीक है, मैंने ठीक ठाक नंबर शायद ले आया हूँ, मुझे नहीं पता अच्छे हैं कि खराब, एंड अगली बार मैं और ज़्यादा लाऊंगा। एंड इससे क्या हुआ कि ना ही मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हुआ एंड मैं खुश भी रहा एंड मैं, और वो भूख मेरे अंदर तब भी रही। एंड अगली बार अगले ITS में मैं ज़रूर और मेहनत किया और मेरे 705 नंबर आए एंड यही चीज़ 2 साल तक चलती रही एंड रिजल्ट आपके सामने है। इसके अलावा आई बिलीव नीट से कुछ महीनों पहले JEE मेंस का पेपर भी मैं देने गया था एंड जब मैंने JEE मेंस का पेपर से निकला मैं, तो वो एरा था या वो टाइम पीरियड था जब मैं रोज़ 1 या 2 एग्जाम्स मॉक पेपर नीट के लिए देता था। बट क्योंकि मैं JEE मेन सेंटर जाके दिया था और मैं थोड़ा थका हुआ भी फील कर रहा था, तो मैंने VD सर को ही कॉल किया और मैंने बोला कि सर आज मन नहीं कर रहा, आज थक गए हैं। एंड सर भी थोड़े से मतलब काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने कहा कि ठीक है अगर आराम है तो आराम करना है, कोई नहीं मत आओ। बट मुझे खुद ही बुरा लगने लगा, मुझे लगा कि ऐसे तो नहीं करना चाहिए, और सर ने भी हाँ बोल दिया क्योंकि ज़िंदगी में मैंने आज तक एक एग्ज़ाम नहीं छोड़ा है। मैं यहाँ एक चीज़ रोकना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट्स है। पिछले 10 सालों से वाराणसी बनारस में हम लोग की जर्नी है आकाश इंस्टीट्यूट के रूप में, लेकिन आज तक इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की, कोई भी AITS का पेपर मिस नहीं करना और पेपर को कोशिश करना 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में करना, ये एक ऐसा पहला बच्चा था जिसने वो एक रिमार्क, एक माइलस्टोन बना दिया था। तो मुझे अच्छे से याद है, उस चीज़ को अगर मैं पूरा करूं, वो रात में शायद फिर शाम के समय 7 साढ़े 7 बज गए थे। फिर बताओ, तुम ही बताओ। तो फिर मैंने खुद कॉल किया या सर का कॉल आया मेरे को गाड़ी में ही 10 मिनट बाद कि एक काम करो, कॉफ़ी मिलेगी, आ जाओ कॉफ़ी पी के पेपर दे दो। एंड आ गया मैं एंड मैंने वो पेपर भी दिया और मेरे फिर आई थिंक आई डोंट बिलीव बट 690 से ऊपर मार्क्स ही। हाँ, तुम्हारे उस एग्जाम्स में भी 700 नंबर थे आउट ऑफ 727 मार्क्स। तो आप सोचो कि एक माइंडसेट है, हम थके होने के बावजूद भी हमारा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो, इसके लिए हम रिदम नहीं ब्रेक हो और हमने एग्जाम दिया। तो ये सभी को सीखना चाहिए, हालात कितने भी खराब हो, माइंडसेट होना चाहिए, हम इन चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकते हैं। अनस, तुम बताओ, कोई ऐसा तुम्हारा आकाश इंस्टीट्यूट में जो भी 2 साल की जर्नी रही थ्रू आउट 11th-12th, कोई ऐसा वाक्य या कोई चीज़ जो तुम्हें कभी किसी टीचर ने डांटा हो या तुम्हें लगे कि कभी हमें और अच्छा करना चाहिए,
या कौन सी चीज तुम्हें अभी लगता है कि हमें भूलती नहीं है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती नहीं है? सर, डांट तो नहीं पड़ी, टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। और एक ऐसा मेरा भी ऐसा नहीं similar- भाई, मैं साथ में हूँ इसलिए नहीं, लेकिन फिर भी एक वो भी सुधारने के लिए थोड़ा कहा जाता है। मेरा भी एक ऐसा सिमिलर इंसिडेंट था। मुझे याद है एकदम, मैंने 11th में जब ज्वाइन किया था तो एकदम शुरुआत के दिन, उस टाइम पर सर मुझे ऐसे पर्सनली नहीं जानते थे कि बहुत अच्छा बच्चा है पढ़ने में। तो पहला टेस्ट था और उसमें मेरे आ गए आई थिंक 685 मार्क्स आ गए। तो और मेरी उसमें सेकंड रैंक थी। तो उसमें जब मैं घर गया तो सर ने मेरे फ़ोन पे कॉल किया। सर के 5 मिस कॉल्स थे और मतलब मैं पागल हो गया कि डायरेक्टर, मेरे कोचिंग के डायरेक्टर मुझे कॉल कर रहे हैं, इतना क्या हो गया। उस टाइम पर मुझे बेसिकली अपने रैंक नहीं मालूम थी। तो मैंने फिर उस टाइम पर सर को कॉल लगाना चाहा, कम से कम मैंने सर को 11 बार कॉल लगाया, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू की वजह से सर के पास कॉल नहीं गया। फिर अगले दिन सर का मुझे सुबह 6 बजे के अराउंड कॉल आया। मैं उठा नींद से, मैंने सर क्या है, तो कह रहे मुबारक हो तुम्हारी सेकंड रैंक आई। और मतलब आई वाज सो हैप्पी दैट डे कि वो ज़रूरी है कि वो एक मेमोरी जब मैं आज से 20-25 साल बाद भी देखूं, मुझे हो सकता है अपनी पढ़ाई ना याद हो, लेकिन ये स्पेसिफिक इंसिडेंट हमेशा याद रहेगा मुझे। कुछ इन्वॉल्वमेंट होते हैं, जैसे कहते हैं ना, कुछ बातें ऐसी हैं जो जिंदगी भर भूलती नहीं है। तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वाक़े और लम्हे होते हैं। मुझे याद है जब हम लोग अक्षत का रोड शो कर रहे थे, तो आज भी कभी याद आता है तो एक रोमांस होता है कि बनारस में आज तक कभी किसी ने ऐसा जश्न का माहौल देखा नहीं था। वो क्या एक्साइटमेंट लेवल था। हम लोगों ने पूरा एक तरह से ढोल नगाड़े और सब चीज़ों के साथ पूरे हम जो आसपास कोचिंग इंस्टीट्यूट के आसपास पूरे घूमे थे। तो वो एक अपने आप में एक मतलब ऐसी चीज़ें, अक्षत के फादर थे, मदर, भाई और पूरी फैमिली, और वो एक ओपन जो चीज़ें रही हैं वो सभी उसके विटनेस थे। तो बहुत अच्छा अभी ये सारी चीज़ें रही हैं। अब लास्ट में अक्षत अगर और कुछ भी एक जनरल जैसे मैसेज है कि हम सभी के लिए, अगर मैं कंक्लूड करूं तो अगर हमारी स्ट्रेटजी, अगर हमें पॉइंट्स में अगर एक्सप्लेन करना हो 2 लाइन में, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी पे करना है, 1 पॉइंट्स होता है। और हमारी जो स्टडी मटेरियल जो भी है उसमें हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस बार बार करनी है। प्लस जो हम यहाँ से अक्षत से भी और ये एनएस से भी हम देख रहे हैं कि जब भी हमारे जो पेपर होते हैं, व्हाटएवर मॉक पेपर होते हैं या जो पेपर हैं, उनमें से कभी हमें मिस नहीं करना। और लास्ट चीज़ है, जैसे अक्षत ने तो आदत डाली थी और मैंने देखा कि अनस ने पूरा उसको फॉलो किया कि 3 घंटे का पेपर हम 2 घंटे में कोशिश करें, तो हमारी एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी, स्पीड मेंटेन होगी और आगे हमें चल के कोई प्रेशर नहीं होगा। तो ये सब कुछ बातों के साथ मैं इस सेशन को अभी यहाँ खत्म करता हूँ। एक बार फिर से थैंक्स अक्षत, और बेस्ट विशेस आपके एम्स के लिए और सारी चीज़ों के लिए। आप बहुत अच्छा वहाँ पर भी करें। और अनस, आपकी नई जर्नी के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मे भी आप IMS BHU में अपना एक नया माइलस्टोन और आगे की चीज़ों को आप कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।